हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और बच्चे, अगर मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल ये सीरीज खासकर आपके लिए ही शुरू की गई है। और आप लोगों ने इतना इसको शेयर सब्सक्राइब किया तभी ये चल रहा है, अदरवाइज तो कभी का बंद हो जाता। तो बस ये चलता रहे ऐसे ही, तो इसके लिए बच्चे शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। तो अब देखो बच्चे, जो आज अपन पढ़ेंगे वो नाभीय जीवा परवलय के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या इसके बारे में है, कैसा क्वेश्चंस बन सकता है, तो पूरा सब कुछ देखेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो नाभीय जीवा क्या होती है ये तो अपन जानते हैं। जैसे मान लो अगर मैं ये परवलय बनाऊं, ये परवलय मैं बनाऊं, खतरनाक सा बना है आज, ये परवलय बनाऊं तो इसके नाभीय जीवा क्या होती है? वो जीवा जो नाभि से पास करे, वो जीवा जो इसकी नाभि से पास करे, तो इसको अपन नाभीय जीवा बोलते हैं। वो जीवा जो इसकी नाभि से पास करे उसको क्या बोलते हैं बच्चे? नाभीय जीवा बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, ये तो क्लियर ही था सर, शुरू से ही क्लियर था ये तो, ये नाभि से पास होने वाली जीवा को नाभीय जीवा बोलते हैं। तो ठीक है, इसी के बारे में आज अपन देखने वाले हैं। तो अपन ने इक्वेशन तो देखा था, इक्वेशन जीवा का इक्वेशन अपन ने देखा था, जीवा का समीकरण। देखो अगर इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसको T2 बोल देता हूं, तो T1 T2 से जाने वाली जीवा का समीकरण देखा था अपन ने, क्या 2x याद है बच्चे? अरे याद करना था ना वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, याद भी है। 2a बोलो, T1 T2, यस सर यही था। अब देखो अगर ये जीवा नाभि से गुजर जाए तो क्या होगा? अगर ये जीवा कहां से गुजर जाए बच्चे? नाभि से गुजर जाए तो क्या? तो नाभि से गुजार दो, इस बिंदु इसको सेटिस्फाई करा दो। 2 इंटू ए माइनस ये 0 प्लस 2a T1 T2। तो देखिए बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T1 T2 कितना आ जाएगा? -1। तो T1 T2 अपना कितना आ रहा है? -1। तो नाभीय जीवा और वैसे भी था, अरे अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने तो इसको गुजार ही दिया, बाकी तो आपको पता ही था। अगर किसी निश्चित बिंदु से कोई जीवा गुजरेगी तो T1 T2 इक्वल टू माइनस का k बाई ए लिखा था ना, T1 T2 इक्वल टू माइनस का k बाई ए। तो भाई k का वैल्यू यहाँ पे क्या है? a, तो रख दो इसमें T1 T2 इक्वल टू माइनस का a बाई ए, दैट इज माइनस। तो नाभीय जीवा के लिए बच्चे T1 T2 का वैल्यू कितना आएगा? -1। T1 इंटू T2 -1 आएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो इसके बारे में और चीजें देखते हैं। तो देखो नाभीय जीवा के गुणधर्म, तो एक दो पॉइंट है जो अपने को याद होने चाहिए हमेशा ही, तो वो देखिए। यदि PT1 तथा QT2 नाभीय जीवा के सिरे हैं तो T1 T2 -1। अब ये भी प्रूफ किया गया कि अगर कोई नाभीय जीवा है जिसके सिरे हैं बच्चे, क्या एक सिरा है PT1 और दूसरा सिरा है QT2, तो क्या हो जाएगा? T1 T2 कितना हो जाएगा? -1। ये नाभीय जीवा है। ठीक है बच्चे, किस परवलय के लिए? y² इक्वल टू 4x के लिए। यदि नाभीय जीवा का एक सिरा, अब इसी चीज को अपन दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? यदि नाभीय जीवा का एक सिरा PT1 है, PT, अगर एक सिरा इसने बोल दिया, इसको T नाम दे दिया, तो दूसरा सिरा Q क्या होगा? तो देखो अपने को पता है T1 T2 -1 होता है, अपने को पता है ना T1 T2 -1 होता है। अब इसने दे दिया है इस T1 का नाम तो T, तो ये T इंटू T2, तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहां से देखो बच्चे, T2 का वैल्यू आ जाएगा -1/T। तो दूसरा सिरा क्या होगा? Q ऑफ -1/T। तो नाभीय जीवा का अगर एक सिरा PT है तो दूसरा माइनस का Q/T होगा, और ये इसी से आया है। T1 T2 -1 है तो पहला सिरा अगर आपने T लिया है तो दूसरा -1/T होगा। अरे वो वैसा ही है जैसा दो लंबवत रेखाओं के केस में होता था, M1 M2 -1। तो याद है ना अपने को, M1 M2 -1 अपन बोलते थे। फिर अपन ये भी बोलते थे अगर एक रेखा की ढाल M है तो उसके लंबवत रेखा की ढाल -1/M, तो वही सेम सिस्टम यहाँ पे, वही सेम सिस्टम यहाँ पे। क्या बात क्लियर है? और इसके आगे क्या लिखा हुआ बच्चे? राज। तो बहुत सोचने और समझने के बाद लिखा गया है ये बातें बच्चे। हाँ, फालतू की चीज याद नहीं कराऊंगा, क्योंकि वही अपना मेन मेजर फंडा है कि भाई कैसे कम से कम सूत्रों में अपन जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हैं। अरे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि चीजें याद करके बैठ जाते हो, तो उससे थोड़े ना हो जाएगा, और इतनी ज्यादा याद कर लेते हैं कि मेन चीजें ही भूलने लग जाते हो। तो ध्यान दें इस बात पे। हाँ, आ गया ये नाभीय जीवा की लंबाई।
एक जीवा है जो नाभीय जीवा है, नाभि से गुजरती है उसकी लंबाई, जिसका एक सिरा दिया हुआ। तो इस वाले में देखिए बच्चे, अपने को एक सिरा दिया हुआ है और ये सब की सब बातें कर रहे हैं अपन इस वाले परवलय के लिए, सब की सब बातें कर रहे हैं इस परवलय के लिए। तो नाभीय जीवा की लंबाई निकालना है जिसका सिरा दिया हुआ है। एक सिरा अपने को दिया हुआ है कि एक सिरा नाभीय जीवा का क्या है, पीटी, पीटी एक सिरा दिया है, ठीक है। तो नाभीय जीवा ऐसी होगी, थोड़ा और अच्छा बनाए, चलो ऐसी बना दे, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाते हैं बच्चे। तो अगर मान लो ये नाभीय जीवा है पीटी और ऐसी, ये नाभीय जीवा नाभि से गुजर रही है और ये नाभीय जीवा, तो एक इसका सिरा दिया है आपको, तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है क्यू की। तो क्यू दूसरा सिरा तो मैं अपने आप ही लिख दूंगा -1/t। तो देखो बच्चे ये पॉइंट क्या होगा, AT² 2AT, यही होगा। और ये क्या होगा बच्चे, ए क्यू क्या होगा, टी किस गए यहाँ -1/t, तो A/t² इंटू -2A/t, यही होगा क्या। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी अपने को, वैसे इसकी अपने को जरूरत भी नहीं थी, पर ठीक है यही होगा। तो ये T1 ये T2, T1 T2 ये आ गया। अब अपने को इस नाभीय जीवा की दूरी लंबाई निकालनी है, तो P क्यों निकालना है। तो P क्यों निकालना है, तो बच्चे पहला तरीका तो ये हो सकता है तुम सीधा सीधा ही दूरी सूत्र निकालो, सीधा सीधा ही दूरी सूत्र लगा दो भाई, सीधा सीधा दूरी सूत्र लगा दो तो आ ही जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो दूरी सूत्र लगा के ला सकते हो, तो पर हाँ ठीक है मैं वहां से नहीं ला रहा, अरे वो तो कोई भी ले आएगा, तो इसलिए दूरी सूत्र लगा के आप ला सकते हो। मैं जो लाने जा रहा हूं वो ये जा रहा हूं PF प्लस QF, क्योंकि PF मुझे पता है, PF ये है नाभीय दूरी, नाभीय दूरी का मैं जानता हूं कि वो होगा A+X, मतलब A+AT²। अरे A+X नाभीय दूरी सुना है ना, PF क्या होता है, किसी बिंदु A प्लस उसका x निर्देशांक, A प्लस उसका x निर्देशांक, तो A प्लस इसका x निर्देशांक AT² प्लस QF कितना हो जाएगा, QF A प्लस इसका x निर्देशांक, तो AT²। तो ये आएगा बच्चे, तो इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आ जाएगा AT² प्लस 2A प्लस A/t²। तो देखिए बच्चे यहां से एक कॉमन ले लोगे तो ये T² प्लस 2 प्लस 1/t², 1/t², ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चे ये T प्लस 1/t का होल स्क्वायर, T प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो अब बच्चे इसका देखो यूज इसका भी आता है भाई, तो मेरे हिसाब से तो देखो भाई बच्चे, केवल मैंने दो ही चीजें लिखी है इसके बारे में, बहुत सी एरी गैरी नथु गैरी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएंगी। बाकी जो दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एक ये, एक तो पहले देख चुके हैं T1 T2 -1 वाली, दूसरी है अगर उसका एक सिरा दिया है तो उसकी लंबाई क्या होगी, ये T प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो ये याद करना है बच्चे, बिल्कुल कई बार डायरेक्ट यूज हो जाएगा, क्योंकि नहीं याद है तो फिर वो दूसरे बच्चे आगे निकल जाएंगे जिनको याद है। ये बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये नाभीय जीवा की लंबाई जिसका एक सिरा ये हो, तो ये सीधा सीधा याद है। अब ये नाभीय जीवा की लंबाई जो परवलय के एक्स से थीटा कोण बनाए, जो परवलय की एक्स से थीटा कोण बनाए। देखो ध्यान से, मैंने एक्स एक्स नहीं लिखा है, मैंने परवलय की एक्स लिखा है, तो मतलब ये रिजल्ट सबके लिए वैलिड हो जाएगा। देखो इसमें पहले ही मैं बता दूं, अगर मैं परवलय को ऐसे घुमा दूं और कोई नाभीय जीवा है जो परवलय की एक्स से थीटा कोण बना रही है, तो इसकी और इसकी लंबाई सेम ही होगी ना यार। अगर परवलय को ऐसे घुमा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान दे, वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अच्छा रहने दे क्या, चलो रहने दे। तो मतलब इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इसकी होगी, परवलय की एक्स से थीटा कोण बनाने वाली जीवा की लंबाई। तो मैं प्रूफ कर रहा हूं इसके लिए भी, तो प्रूव करें। अब कैसे प्रूव करें, लाएं तो कैसे लाएं, तो बहुत ही गजब की चीज है कि कैसे लाएं। तो देखिए बच्चे, लाएंगे ऐसे अपन, MPQ अपने को पता है, MPQ कितना होता है, 2/T1 प्लस T2। अरे PQ का स्लोप 2/T1 प्लस T2 होता है ना बच्चे, 2/T1 प्लस T2 इक्वल टू इसी लाइन का स्लोप tan थीटा भी है, इसी लाइन का स्लोप भी tan थीटा भी है। तो यहां से देखो T1 प्लस T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा,
T1 प्लस T2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 कोट थीटा। ध्यान से देखना, 2 कोट थीटा, 2 कोट थीटा आ गया। इसके बाद T1 की जगह क्या है, T, तो T, और T2 की जगह क्या बच्चे, T2 की जगह माइनस का 1/t, T2 की जगह है माइनस का 1/2 इक्वल टू 2 कोट थीटा। तो ये वैल्यू 2 कोट थीटा है। अब अपन ने देखो लंबाई निकाल रखी थी ये अरे ये PF कहां से आ गया, PQ है ना ये तो PQ की लंबाई अपन ने निकाल रखी थी। PQ की लंबाई क्या, a t प्लस 1/t का स्क्वायर। तो अब इसका यूज यहां कैसे करें, इसका यूज यहां कैसे करें, तो इस वाली चीज को मैं यहां कैसे यूज करूं, या तो है इसका स्क्वायर कर दो तुम, या तो इसका वर्ग कर दो, कैसे भी करके कर लो यार। इसका मान है आपको, इसका मान सी, तो या तो इसका भी वर्ग कर दो और इसको खोल दो, तो वहां से आ सकता है। चलो वही कर देता हूं, ए इसको टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर करने पे, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 जिसका स्क्वायर इक्वल टू 4 कोट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। तो इसको यहां यूज कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का वैल्यू a इंटू देखो टी स्क्वायर प्लस 1/2, तो 2 प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 कोट स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये चीज याद रखने का है। तो कितना आएगा बच्चे, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। और बहुत सिंपल सी चीजें की है यार, मैंने कुछ नहीं किया, एम पी क्यू 2/T1T2 ये और ये लगा दिया, ठीक है क्या बच्चे, ठीक है क्या, सीधा सीधा अपन ने ये लगा दिया, तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, अपने आप ही। तो इसके दो तरीके हैं, ये क्या आया था, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो एक बार मैंने आपको करके बता दिया है, अगली बार आप याद रखेंगे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो आपके पड़ोसी आपसे आगे निकल जाएंगे, या पड़ोसन, हाँ ध्यान रखना मुझे। तो ये दोनों याद होने चाहिए। नाभीय जीवा की लंबाई जिसका एक सिरा t है, तो ए जो परवलय की x से थीटा कोण बनाए, या इसकी जगह ऐसे भी लिख लो x से थीटा कोण बनाए, तो उसका 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बच्चे ये याद रह जाएगा, पक्का याद रह जाएगा, बिल्कुल। तो बिल्कुल सीधा सीधा याद रखना है, बाकी इनके प्रूफ भी आपके सामने। तो ये दो प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है नाभीय जीवा की, ठीक है बच्चे। बाकी ये जीवा की लेंथ निकालना अगले में सिखाऊंगा मैं, और वो एक बहुत गजब का तरीका भी सिखाएंगे, पर अभी इसके लिए ये बेस्ट था, ठीक है। हाँ आगे आते हैं, तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। परवलय के लिए, परवलय दिश के लिए यदि नाभीय जीवा का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ज्ञात कीजिए। इस वाले परवलय के लिए ही है, और नाभीय जीवा का एक सिरा ये है तो दूसरा सिरा ज्ञात करें। तो ये कैसे कर सकते हैं? अच्छा ये नाभीय जीवा है, इसी परवलय की, मतलब इसी परवलय की नाभीय जीवा है। यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो एक का वैल्यू दिख जाएगा 8, 832, हाँ 8। तो इस परवलय की नाभीय जीवा का एक सिरा दिया है, दूसरा सिरा निकालना है, तो क्या सोचें, कैसे करें? तो देखो बच्चे, नाभीय जीवा है इसलिए T1 T2 माइनस 1, T1 T2 माइनस 1 का यूज कर सकते हैं, T1 T2 माइनस 1 का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर पहले इस पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं और यहां से T1 का मान लाते हैं। तो क्या इस पे एक अपना क्या लिखो, पॉइंट लिखो, जो ये पॉइंट P गिवन है 2 इंटू माइनस 8, तो इसका क्या लिखते हैं, ये a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T2, 2a T1 यही है। तो a का वैल्यू कितना है 8, तो p क्या हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 8 इक्वल टू 8 T1 स्क्वायर कॉमा 16 T1। तो इन दोनों का कंपैरिजन करके देखो, इससे वैल्यू लाओगे तो दो वैल्यू आएंगे, तो मतलब इसको और इसको कंपेयर कर लो। अरे भाई दोनों को कर लो, इसको और इसको कर लो, और इसको और इसको। तो यहां से जो कॉमन वैल्यू देखो, 2 बराबर 8 T1 स्क्वायर और माइनस 8 बराबर 16 T1। तो T1 का वैल्यू कितना आना चाहिए, -1/2। और यहां से भी क्या आ जाएगा, यहां से भी T1 के दो वैल्यू आ जाएंगे, यहां से T1 का वैल्यू -1/2। तो ओवरऑल T का वैल्यू, T1 का वैल्यू क्या आएगा, -1/2। यही ना, ये इसके इक्वल एंड ये इसके इक्वल, तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। बाकी ये से बकवास मत करो यार, इसको और इसको इक्वल कर लो, तो T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2।
T1 का वैल्यू -1/2। तो यहां से भी T2 कितना आ जाएगा, T1 का वैल्यू -1/2, अगर यहाँ पे -1/2 इंटू T2 रख दोगे तो T2 कितना आ जाएगा बच्चे, T2 का वैल्यू आ जाएगा 2। तो इसलिए पॉइंट Q जो क्या है, a_T2 स्क्वायर, 2a_T2। दूसरा एंड, अरे ये दूसरा एंड क्या आ जाएगा, Q, a का वैल्यू 8, T2 का स्क्वायर, a का वैल्यू 8 है, T2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये आंसर। तो समझ गए, अगर नाभीय जीवा के बारे में बात कर रहा था तो आप ऐसे लग, ये तो बेस्ट तरीका था। अब दूसरे तरीके हो सकते थे कि आप नाभीय जीवा के समीकरण लिख लो, भाई नाभि था, एक बिंदु था, समीकरण लिख लो, उसको परवलय के साथ हल कर लो, पर लंबा तरीका है बच्चे, पर लंबा तरीका है ना। तो इसलिए ध्यान दो कि जो अभी भी देखा था T1 T2 -1, उसका यूज कैसे करवा सकता है क्वेश्चन में, वो समझ में आया कि एक सिरा दे दिया तो दूसरा सिरा के लिए इस सिरे का प्राचल निकाला, फिर यहां से दूसरे सिरे का प्राचल आ गया तो ये दूसरा सिरा आ गया। ठीक है या, ठीक है या, बिल्कुल। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। हाँ, यदि परवलय के शीर्ष से b दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई c है तो का मान है। यदि परवलय के शीर्ष से b दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई c है, थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि इस वाले परवलय के शीर्ष से b दूरी पर स्थित नाभीय जीवा की लंबाई c है। मतलब एक नाभीय जीवा है, उसकी लंबाई कितनी है बच्चे, PQ, ये लंबाई कितनी है बच्चे, c। तो इस लंबाई का वैल्यू कितना है, c। नाभीय जीवा की लंबाई c है और परवलय के शीर्ष से b दूरी पर स्थित है। मतलब b दूरी कौन सी होगी, यहां से जो इस पे अपन परपेंडिकुलर डालेंगे बच्चे, ये b दूरी, भाई ऐसे ही तो होगा, अरे ऐसे ही होगा ना बच्चे, ये b दूरी। क्यों, अगर मैं इस जीवा की इसके शीर्ष से दूरी निकालूं तो यही तो दूरी लिखोगे b, यही दूरी तो b है, तो यही दूरी b है, बिल्कुल बच्चे ये दूरी b है। तो अब आप करो बच्चे खुद से, देखो मैंने बता दिया। तो इसका मान परवलय के शीर्ष इससे b दूरी पर स्थित, ये दूरी जो है ये b है और ये जीवा है, इस जीवा की लंबाई c है और ये b है। तो अब आपको ये इसका कुछ मान निकालना, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो अब कहां से लाओगे मान लाओगे कहां से, तो ध्यान से देखिए। अब लंबाई में तो कुछ ना कुछ कनेक्शन निकालना है अपने को, एक तो इसकी लंबाई में और एक इसमें, और एक ए बी होता है, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो ये ए बी और इस सी, ए बी और सी में कुछ कनेक्शन निकालना है। तो सी तो है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई लाने के लिए बच्चे इसको अपन ने थीटा मान लेते हैं, ये थीटा मान लेते हैं, तो लंबाई आ जाएगा थीटा मानते सी बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सी बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया है तो सी सीधा ही आ जाएगा इस लंबाई बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे पी क्यू होता है ना, याद है ना, पी क्यू का लंबाई 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सीधा ही आ गया। तो अब बात ये थीटा अपन ने माना, इसको तो हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए देखो बच्चे यहां पे भी थीटा होगा क्या, तो इस थीटा से ए और बी का टर्म्स में देखो, इसका ये लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, इस त्रिभुज में साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो b/a। ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज में साइन थीटा क्या आ जाएगा, b लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा आ गया तो कोसेक थीटा का मान a/b, इसका उल्टा, तो कोसेक थीटा ही आ गया सीधा। तो c बराबर 4a इंटू क्या, a/b का होल स्क्वायर, तो c बराबर 4a इंटू a स्क्वायर बाई b। तो देखिए बच्चे b स्क्वायर इंटू c अपॉन a क्यूब, इस a क्यूब को इधर ले आओ, इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, समझ में आया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ये मतलब ए बी सी में रिलेशन लाना था। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लिक किया कि ऐसा थीटा मान लेते हैं कि इसकी लंबाई दे रखी है, तो इसलिए इसको थीटा मान लिया, तो फिर चीजें आ जाएंगी। क्या बात क्लियर है बच्चे, क्यों थीटा माना, तो थोड़ा सा इसमें, अरे बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, होता नहीं है बच्चों से,
पहली बार में नहीं होता, बाकी आप तो कर ही लेंगे आराम से, तो थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, तो सिद्ध करें कि परवलय का अर्धनाभिलंब परवलय की किसी भी नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य होता है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, और आगे अपन हाइलाइट्स, मतलब ये इसके लिए तो है ही है, बाकी उसके लिए भी होगा, अति परवलय के लिए और दीर्घवर्त के लिए, तो सेम है सबके लिए, तो इसलिए बच्चे इसका प्रूफ कर लो पहली बार, बाकी सबके लिए सेम है, सेम एग्जैक्ट डिट्टो ही, डिट्टो स्टेटमेंट। तो सिद्ध करें कि परवलय का अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब मतलब 2a, ये तो बात समझ। परवलय के किसी भी नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, तो नाभि जीवा बनाते हैं भाई, हम नाभि जीवा बनाएंगे तो उसमें अपने को पता है इसको PT है तो ये Q माइनस का 1/T, और ये है, तो खंड कौन से हुए, नाभि परवलय के किसी भी नाभि जीवा के खंड। अब एक खंड कौन से होंगे, PF और QF। तो अपने को प्रूव क्या करना है कि ये इन दोनों का हरात्मक माध्य होगा, तो अपने को प्रूफ तो ये करना है कि 2a बराबर, इन दोनों का हरात्मक माध्य कैसे लेते हैं, याद है ना, 2PF इंटू QF, अरे दो नंबर्स का हरात्मक माध्य PF प्लस QF, या इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते थे, इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते थे, PF 2a और QF किस में होंगे, HP में, हरात्मक माध्य, बीच वाला हरात्मक माध्य आता है ना बच्चे, तो ये भी अपन बोल सकते थे। तो अब बात है इसको प्रूव करने की बात है, तो PF का मान निकालो। PF तो बहुत आसान है, PF कितना होता है, PF a प्लस एक्स, अरे नाभि दूरी है ना ये, तो a प्लस AT स्क्वायर। QF कितना होता है, a प्लस A/T स्क्वायर, अरे भाई ये है ना इसका x निर्देशांक AT स्क्वायर, इसका A/T स्क्वायर, तो ये आ गया, PF आ गया, QF आ गया, इसका मान निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स PF QF, PF प्लस QF, इसका मान निकाल लो भाई, तो 2 इंटू PF क्या है, A प्लस AT स्क्वायर, A प्लस AT स्क्वायर, QF क्या है, A प्लस A/T स्क्वायर, और नीचे क्या है PF, A प्लस AT स्क्वायर और A प्लस A/T स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करना है इसको, RHS अपन ने लिया और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो RHS अपन ने लिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, एक तो बाहर ही निकालो, एक ये यहां से, एक ये यहां से, तो 2a स्क्वायर तो बाहर आ गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस इसको इससे 1/T स्क्वायर प्लस इसको इससे तो T स्क्वायर प्लस इसको इससे तो 1, और नीचे वाले में a बाहर निकल रहा है, a बाहर निकल रहा है, तो इसको ऐड कर दो, तो देखो 2 प्लस T स्क्वायर प्लस 1/T स्क्वायर। अगर आप गौर से देखोगे, बहुत ज्यादा गौर से देखोगे, तो ये इससे कट जाएगा और बचेगा एक, ऐसे कट जाएगा 2a, तो आ गया LHS। तो बहुत ही आसान काम है कि जो अर्धनाभिलंब होता है वो किसी भी नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, खंड मतलब एक खंड ये, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये, तो ये दो टुकड़े हैं, इनका हरात्मक माध्य होगा अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब। और ये चीज सब जगह मैंने पहली बार प्रूव कराया, फिर मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, तो अभी तो क्वेश्चंस के थ्रू देखो, बाकी अपन लिखा भी देंगे कि कहां पे इस चीज को याद करना है, सो दैट आप 3-4 बार इसी को ना याद कर लो। तो बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है बच्चे, क्लियर है क्या, आगे चले, बिल्कुल। तो चलिए, यदि PFQ परवलय की नाभि जीवा है तथा PF ये है, तो QF याद करें। PFQ नाभीय जीवा है, PFQ नाभीय जीवा है, PF का वैल्यू दिया है, QF का वैल्यू पूछा है, तो सीधा सीधा लगा देंगे, जो PF और QF का 2a मतलब हरात्मक माध्य वाला, 2a बराबर 2 टाइम्स PF इंटू QF अपॉन PF प्लस QF। a का मान कितना है इसके लिए, a का मान 2 है बच्चे, a का मान 2 है, बस वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू a इक्वल टू 2 इंटू PF 6 इंटू QF इक्वल टू PF कितना है बच्चे, 6 प्लस QF, बस इसको इधर गुणा कर दो,
तो ये 6 चौक 24 प्लस 4 क्यू एफ इक्वल टू 12 क्यू एफ। तो इधर ले आओ 8 क्यू एफ इक्वल टू 24, तो क्यू एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू एफ का वैल्यू 3। बोलो बच्चे आंसर आया कि नहीं, आंसर आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान सी चीज है बच्चे, बहुत ही ज्यादा आसान। तो सीधा सीधा रिजल्ट यूज कर लो, और ये रिजल्ट अपने को याद रहना चाहिए कि ये जो टुकड़े होते हैं नाभीय जीवा के, जो टुकड़े होते हैं और अर्धनाभिलंब, अर्धनाभिलंब इन दोनों का हरात्मक माध्य होगा। तो सीधा सीधा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा याद रखेंगे इसलिए यूज भी करेंगे। हाँ, परवलय देश के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष, परवलय के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका एक शीर्ष परवलय का शीर्ष है। ये एक ऐसा परवलय है बच्चे, तो ये जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक परवलय है जिसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका एक शीर्ष परवलय के शीर्ष पे, मतलब एक शीर्ष तो यही है। अब एक शीर्ष अगर यहां है तो अब जो त्रिभुज बनेगा बच्चे वो सममित बनेगा, मतलब जैसा ऊपर जाएगा वैसा ही नीचे जाएगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर समबाहु त्रिभुज बनना है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब ये ऐसा सममित बने, मतलब सब कुछ सममित है तो बच्चे एक ये और एक ये एकदम सममित बनेगा, ध्यान रखना। तो इसलिए अपना अगर आप इस वाले चीज को यूज करोगे कि हाँ जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर इसका यूज नहीं करोगे तो थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं 80 स्क्वायर 280, ठीक है। और ये कोण 30 डिग्री होगा, ये कोण 30 डिग्री होगा। तो देखो सीधा सीधा या तो यहां से लगा दो भाई, ये दूरी 280 और ये दूरी 80 स्क्वायर, ये 280, ठीक है। तो इसका tan 30 लगा दो, tan 30 लगाओगे तो क्या आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री बराबर दिस बाई दिस, तो मतलब 2/t दिस बाई दिस। या तो यहां से ले आओ या तो इसकी ढाल ले आओ ना, इसकी ढाल भी ये है ना, tan 30 डिग्री बराबर इस, अरे MOP 2/t, याद है इस वाली रेखा की ढाल 2/t, तो ये tan 30, तो tan 30 का मतलब हो गया 1/√3, तो t का मान हो गया 2√3, ठीक है बच्चे 2√3। अब t का मान 2√3 आ गया है, t का मान 2√3 आ गया है, तो बच्चे अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लाने में क्या क्या चाहिए अपने को, क्या एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्या वो याद है आपको? अगर याद है तो बहुत अच्छा बच्चे, याद होना भी चाहिए भाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और नहीं याद है तो भाई आधार गुणा ऊंचाई करके कर दो, कैसे भी कर लो, या तीनों शीर्ष आ जाएंगे, ये शीर्ष आ गया और ये शीर्ष अगर ये है तो ये वाला शीर्ष भी आ जाएगा आपका, ये शीर्ष आ गया, ये शीर्ष आ गया, ये शीर्ष आ गया, तो तीनों शीर्षों से लगा लो। पर मेरे को तो जो सबसे आसान लग रहा हुआ है भुजा की लंबाई निकाल लेते। अब भुजा की लंबाई, कौन सी भुजा की लंबाई निकालें, तो ये देखो ये 280, ये 280, तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, भुजा की लंबाई हो जाएगी 480। मगर इस तरफ से निकालूं तो इधर से भी आप निकालोगे तो यही आ जाएगा, बस आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ये दूरी सूत्र है। किसी भी एक भुजा की लंबाई निकालो, OP निकाल लो, PQ निकाल लो या OQ निकाल लो, तो यही आएगा। तो कितना है, A का मान 2, 4 इंटू 2 इंटू 2√3, तो ये आ जाएगा कितना, 4 और 4 16√3। तो भुजा की लंबाई आ गया बच्चे 16√3। 16√3 अगर भुजा की लंबाई है तो सीधा सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये आएगा बच्चे 3√3 और ये कितना आएगा, 16 में 16 चौक 64, 64 गुणा 3√3, 64 गुणा 3√3, तो ये 12 और 18
18 और 192√3, ये आंसर है, ये आंसर। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करोगे तो सिंपल होएगा, अदरवाइज थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ज्योमेट्री का यूज मैंने करना सबसे सही हो सकता तो वो मैंने करा है। बाकी भाई देखो बच्चे, अगर आपको पास टी का मान आ गया तो ये शीर्ष आ गया, ये शीर्ष आ गया, ये शीर्ष आ गया, तो वो भी लगा सकते थे आप 1/2 वाला, उससे कर सकते थे, या इससे कर सकते थे। अरे यार क्षेत्रफल तो निकालना त्रिभुज का। या फिर मेथड 3, मेथड 2 हो गया, मेथड 3 क्या, ये आधार ये ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से कर सकते थे। कैसे भी कर लो यार, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष से आगे तो क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे, बाकी अगर इस टाइप से करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे आगे वाला क्वेश्चन। परवलय के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है। इस परवलय के अंदर एक चतुर्भुज बनाया गया है। यदि इसकी 3 भुजाएं परवलय की अक्ष पर निश्चित बिंदुओं से गुजरती है। ध्यान से सुनो, इसको बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है कि परवलय है, इसके अंदर एक कोई चतुर्भुज बना दिया भाई इन्होंने। ये एक भुजा आ गई, ये दूसरी भुजा आ गई, ये तीसरी भुजा आ गई, ज्यादा बड़ी बन गई क्या, ये तीसरी, ये तीसरी, चलो ठीक है ऐसे आना। तो इसने बोला भाई एक चतुर्भुज बनाया इन्होंने, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T3 बोल देते हैं, इसको T4 बोल देते हैं, ठीक है। ये बोला ये एक चतुर्भुज बनाया इस परवलय के अंदर। परवलय के अंदर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। अरे अंदर का मतलब अब ऐसे मत निकाल लेना यार कि ये क्या बना दिया सर, एक ऐसा चतुर्भुज सर, ये देखो परवलय के अंदर ही बनाया सर। हाँ ऐसे तो नहीं करोगे ना सर, मतलब ही नहीं। तो बनाया गया, इसकी 3 भुजाएं परवलय की एक्स पर स्थित निश्चित बिंदुओं से गुजरती है। मतलब इससे चतुर्भुज की 3 भुजाएं हैं जो इस परवलय की एक्स पर स्थित निश्चित बिंदुओं से गुजरती है। तो मान लेता हूं एक तो ये गुजरती है, एक ये भी आगे बढ़ाने पे मान लेते हैं यहां से गुजर रही है, तो ये और ये भुजा भी गुजर रही है। तो अब अपने को बोलना है कि ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये 3 निश्चित बिंदुओं से गुजर रही है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चे कुछ से, चलो पी नाम दे देते हैं, A,0 या K1 दे देगा, चलो K1,0, 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 K1,0। पहले वाली भुजा K1,0 से गुजर रही है। दूसरे वाली इसकी जो भुजा है ये वाली, इसको K2 बोल लेते हैं, इसको बोल देते हैं K2,0 और इसको बोल देते हैं K3,0। तो ये 3 भुजाएं हैं परवलय की जो 3 निश्चित बिंदुओं से गुजर रही है। ये अपने को दिया गया, मैंने मान लिया बच्चे ये K1, K2 और K3, K1, K2 और K3। पहली भुजा ये, इससे फिर ये भुजाएं 3 निश्चित बिंदु से गुजरे। तो सिद्ध करो इसकी चौथी भुजा भी परवलय की एक्स पर स्थित एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। तो निश्चित बिंदु से गुजरेगी और परवलय की ये जीवाएं हैं क्या भुजा, थोड़ा सा रिलेट करो। जो लास्ट क्लास में एक मैंने रिजल्ट बताया था बच्चे कि अगर परवलय की कोई जीवा T1 T2 को मिलाने वाली जीवा निश्चित बिंदु से गुजरती है तो T1 T2 बराबर -K/, याद आया। अब देखो ये AB जीवा ही तो है, जीवा AB, जीवा AB, जीवा ही तो है AB। ये किससे गुजर रही है, K1,0 से, K1,0 से गुजर रही है। इसका मतलब इसका T1 T2 प्राचलों का गुणा T1 T2 कितना आएगा बच्चे, -K1/A। क्या ये बात समझ में आया। जीवा AB जो है वो K1,0 से गुजर रही है, इसका मतलब T1 T2 ये आएगा। ऐसे ही जीवा BC या जीवा AD पहले लिख देते हैं। जीवा AD किससे गुजर रही है, K2,0 से। अगर ये K2,0 से गुजर रही है तो इसका T1 T4 क्या आएगा बच्चे, -K2/A। और ऐसे ही जीवा BC कहां से, K3,0 से। तो इसके लिए T2 T3 कितना आ जाएगा, -K3/A। क्या बच्चे समझ में आता है, ये और ये समझ में आएगा आराम से, बिल्कुल आएगा सर। ये और ये आ गया। अब मुझे ये बताओ अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि ये जो 4th लाइन है, चौथी लाइन है जो, ये भी एक फिक्स बिंदु से गुजरेगी। मतलब अपने को ये लाना है कि T3
T4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अपने को ये लाना है, अपने को ये सिद्ध करना है बच्चे कि ये CD है वो भी एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। इसका मतलब अपने को T3 इंटू T4 का वैल्यू कांस्टेंट प्रूव करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो बच्चे इनकी सहायता से मैं कैसे ये कर सकता हूं, इनकी सहायता से मैं ये कैसे कर सकता हूं, तो इसको 1 दे देता हूं, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 की सहायता से कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि T3 T4 एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। तो इसमें देखिए बच्चे अपने को चाहिए T3 T4, तो अपन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 गुणा 3, अगर आप 2 और गुणा 3 करोगे तो T3 T4 आएगा, पर उसके साथ T1 T2 भी आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 1, अरे 1 का भाग दे दो भाई। अपने को चाहिए T3 T4, तो इन दोनों को गुणा करा और फिर इनको गुणा करने से क्या आ गया, T1 T2 भी, तो इसका भाग दे दिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपको इधर मिलेगा T3 T4 मिलेगा। देखिए बच्चे इन दोनों को गुणा करेंगे तो T3 T4 और इसका भाग, तो इधर क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, देखिए इसको और इसको गुणा करा तो K2 बाई ए माइनस का K3 बाई ए माइनस का अपॉन माइनस का K1 बाई ए, यही मिलेगा। तो देखिए बच्चे T3 T4 इक्वल टू, ये तो माइनस ही रहेगा और एक ऐसे कट जाएगा, तो ये माइनस का K2 K3 अपॉन ए K1, और ये बच्चे कांस्टेंट आ गया। अरे कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट आ गया तो अपन बोल सकते हैं कि जो चौथी भुजा है वो भी एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, और उसके लिए T3 T4 ये होगा। क्लियर है? ये बात क्लियर है? चौथी भुजा भी एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी। तो इस बच्चे में, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे स्ट्रगल करते हैं काफी, तो इसलिए मैंने करवा ही दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप देखोगे तो बाकी बहुत खतरनाक तो नहीं है, वही सेम चीज 3-4 बार यूज किया है। तो ध्यान से देखो, अगर ये आपको पता चले कि कोई एक जीवा है परवलय की जो एक निश्चित बिंदु से गुजर रही है, तो उसके लिए T1 T2 माइनस K बाई ए, खत्म। बात क्लियर है क्या बच्चे? तो अब ये परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, तो ये वैसा ही है, ठीक वैसे जैसे अपन ने वर्त के लिए पढ़ा था। तो देखो बच्चे बात ये है, सबसे पहले अपन इसके लिए देखते हैं y² इक्वल टू 4ax। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब इस परवलय के अंदर का भाग कौन सा है बच्चे? तो ये वाले बिंदु तो है अंदर, ये अंदर जहां पे नाभि होती है ना, वो भाग इसका अंदर वाला कहलाता है। ये बिंदु है इसके ऊपर, और यहां पे जितने बिंदु है ना, यहां पे ये बिंदु कहां है बच्चे? इसके बाहर। तो परवलय के अंदर कौन से बिंदु है? ये परवलय के ऊपर जो इस के ऊपर है वो ऊपर है, और बाहर कौन से बिंदु है बच्चे? ये बाहर है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए कि वो अपन कि बाहर है अंदर है, कैसे देखें? तो उसके लिए बच्चे अपने को एक एस लिखना होता था, याद है आपको? एक एस लिखना होता था। एस लिखेंगे अपन y² माइनस 4ax को, है ना? एस इसको डिफाइन करते हैं, इसको एस लिखते हैं अपन, ठीक है? मतलब इस समीकरण को इधर ले जाओ, y² माइनस 4ax बराबर, इसको तो एस लिखते हैं। और बिंदु P होता है अपना x1 y1, तो अपने को पता ही है S1 क्या होता है बच्चे? S1 होता है y1², ये बिंदु रखो, माइनस 4ax। तो ये क्या होता है बच्चे? ये होता है S1। अब अपन ने रिजल्ट याद कर रखा है क्या? अरे जो वहां पे रिजल्ट थे वही यहां है, और देखो तो पहला है यदि S1 लेस देन 0 तो अंदर होगा ये बिंदु। यदि S1 इक्वल टू 0 तो S1 इक्वल टू 0 तो क्या होगा बच्चे? बाहर, ऊपर होगा। और तीसरा यदि S1 ग्रेटर देन 0 तो कहां होगा? बाहर होगा। ये अपन ने ध्यान से देख रखे हैं। तो यहाँ पे इस परवलय के लिए S1 ये होगा। अब मैं थोड़ा सा ये समझा भी देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वर्त के लिए अपन ने इसका प्रूफ देखा था, पर इसके लिए भी अपन एक बार देख लेते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो वो देखिए बच्चे, अगर यहां कोई, मैं 3 बिंदु लेता हूं, अब एक बिंदु लेता हूं, मैं समझाने के हिसाब से 3 बिंदु ले रहा हूं बच्चे। पहला बिंदु लिया मैंने यहां पे, दूसरा मैं यहां ले लेता हूं, तीसरा मैं यहां ले लेता हूं।
3 बिंदु मैंने लिए हैं, ये एक ही ऐसे। तो देखिए इस बिंदु के लिए S1 का मान 0 है, मेरे को पता है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु तो इस परवलय के ऊपर ही है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा, इसलिए इस बिंदु के लिए S1 का मान क्या है बच्चे? 0 है। ठीक है, समझाने के हिसाब से इसका 0 है मान, भाई 0 होगा ना, ये तो परवलय के ऊपर है बिंदु। अब इस बिंदु पर गए तो क्या हुआ? देखो इस बिंदु और इस बिंदु को y निर्देशांक तो सेम है, तो S1 जो आपका आ रहा है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये जो है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के लिए कौन सा मान सेम है? y निर्देशांक तो सेम है। और इधर जब आप गए हो तो x निर्देशांक का मान क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से यहां जब गए तो x निर्देशांक का मान क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये वाला चीज तो सेम रहा और इसका मान बढ़ गया, इसका मान बढ़ गया, इसका मतलब ये मान कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। ध्यान से देखो बच्चे, इस वाले बिंदु पर y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इसका मान 0 था। फिर मैं इस बिंदु के लिए देखना चाह रहा हूं तो क्या हुआ? यहां से यहां y निर्देशांक तो सेम रहा पर x निर्देशांक क्या हो गया? बढ़ गया। ये बढ़ गया इसलिए ये ऋणात्मक वाला भाग बढ़ गया, इसलिए S1 क्या हो गया? नेगेटिव। और ऐसे ही इस बिंदु के लिए देखो बच्चे, इस बिंदु के लिए क्या हुआ? देखो ध्यान से, इस बिंदु के लिए क्या हुआ? इसके इसका y निर्देशांक तो सेम है, तो ये तो सेम रहा, ये तो उतना ही रहा जितना इस बिंदु के लिए था, पर भाई इस पे 0 था ना ये। हाँ, तो अब क्या हुआ? x निर्देशांक इधर आए तो क्या हो गया? कम हो गया, तो ये कम हो गया, तो मतलब ये तो उतना ही रहा और ये कम हो गया। तो भाई पहले मान ये इस बिंदु पर 0 था, अब इधर आ गए तो ये तो उतना ही रहा, ये कम हो गया, इसका मतलब ये कैसा आ गया बच्चे? धनात्मक आ गया। ये कैसा आ गया बच्चे? धनात्मक आ गया। तो ये है इसका लॉजिक। तो यहां से अपन समझ सकते हैं, पर ये चीजें काम नहीं आएंगी। एक बार बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि क्यों ये प्लस माइनस हो रहा है। भाई ऊपर बिंदु होगा तो 0, इसके इधर ले गए तो x का मान बढ़ गया, इसलिए देखो ये तो सेम रहा, ये बढ़ गया इसलिए माइनस, और इधर आया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया। तो इसलिए अगर अपने को अंदर या बाहर देखना है तो सीधा सीधा देख लेंगे, पर इसमें बहुत बड़ा एक लोचा है। मैंने आपको इस परवलय के लिए बोला कि ऐसे कर लो, S1 ऐसे लिख दो। मुझे ये बताओ तुम, अगर मैं ये वाला परवलय दूंगा, अगर मैं इधर बताता हूं ये वाला परवलय मैं दूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला, तो क्या करोगे तुम? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, तो क्या करोगे? तो इसमें S1 जो होगा बच्चे वो ये होगा x1 स्क्वायर माइनस 4ay1। तो कुल मिला के क्या होता है ना, और बड़ा और कोई दे दूं तो ध्यान रखना यहाँ पे जब आप S1 लिख रहे हो ना, तो जो वर्ग वाला है उसको क्या रख देना? वर्ग वाले को धनात्मक, मतलब जो स्क्वायर वाला है वर्ग वाला धनात्मक, वर्ग वाला धनात्मक रखना। बस इतना सा आपको चीज याद रखना, वर्ग वाला धनात्मक, वर्ग वाला। देखो इसमें वर्ग वाला ये है क्या, तो ये धनात्मक रहना चाहिए, इसमें वर्ग वाला ये है क्या, तो ये धनात्मक रहना चाहिए। अब कोई परवलय दे दे आपको y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, तो भी क्या करोगे? कोई सा ही परवलय दे दो, S1 में क्या करना है? वर्ग वाले को धनात्मक रखना। समझ गए क्या? तो वर्ग वाला धनात्मक रहना चाहिए ये। अब देखो बच्चे, मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं ये रिजल्ट सेम ही रहे कि S1 लेस देन 0 तो अंदर, S1 0 तो ऊपर, S1 ग्रेटर देन 0, तो ये वाला सेम रहे। तो इसके लिए मैं इसका जो वर्त में था ना, तो वैसे ही छोटा छोटा चेंज करके बताता रहूंगा और ये अपने रिजल्ट सेम रहेंगे। तो इसलिए याद रख लेना, परवलय के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, तो सबसे पहले वर्ग वाले को धनात्मक बना लो, बाद में सेम ही रिजल्ट है। अब इसके क्वेश्चन कराने का साइज यार इतना तो कर ही लोगे कि अगर बिंदु वर्त परवलय के अंदर है तो S1 लेस देन 0, इसको तो सोल्व कर लोगे ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं बच्चे। तो यदि ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।